हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू द साइबर सिक्योरिटी मैटर्स। जैसा कि आप लोग को पता है कि दैट वी आर डूइंग अ सीरीज ऑफ लाइव सेशंस ऑन ट्राई हैक मी वेयर वी सॉल्व न्यू रूल्स डेली। और आज है हम लोग का तीसरा दिन #डे 3। सो जैसे कि आप लोग को टाइटल पर के समझ आ गया होगा कि दैट विच रूम वी आर गोइंग टू सॉल्व टुडे वी आर गोइंग टू डू डीएनएस इन डिटेल्स। ये भी एक बिगिनर फ्रेंडली रूम है। सो लेट जस्ट वेट फॉर 2-3 minutes फॉर पीपल टू ज्वाइन, देन विल बी स्टार्ट। You can see that I am currently on my TryHackMe dashboard. So people are joining one by one. Good. Hope you all are practicing the previous rooms which I have solved. प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, प्रैक्टिस नहीं होगा तो आप भूल जाओगे। आप वीडियो देखोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसे नहीं चलेगा। यू हैव टू प्रैक्टिस व्हाट यू लर्न। So people are joining. Let's wait. ये जो सारे पाथ है ये सब बहुत अच्छे अच्छे पाथ बना के रखे हैं इन लोगों ने, लेकिन ये सब प्रीमियम के लिए अवेलेबल है। So if you are new to this live series, there is a let me make the announcement कि हर लाइव सेशन में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा और उस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने कमेंट सेक्शन में देना है, अपने नाम के साथ और अपनी ईमेल आईडी के साथ। अगर आपका आंसर राइट हुआ तो आप यू कैन गेट अ चांस टू विन अ 1 month वाउचर फॉर ट्राई हैक मी प्रीमियम, जिसमें आप ये सब सारे 5 एक्सेस कर पाएंगे। प्रीमियम पाथ्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर ये सब पाथ प्रीमियम है, जिससे मैं इसमें जाता हूँ तो ये एक्सेस नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका चार्ज है, या पेड। सो इफ़ यू वांट टू कंप्लीट दिस रूम, सो प्रैक्टिस दिस रूम, व्हाट यू हैव टू डू, क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन मैं सेशन के लास्ट में पूछूंगा, ताकि मैं क्वेश्चन सेशन के ऊपर जो हम लोग करेंगे उसके ऊपर ही बेस होगा, तो सेशन के लास्ट में क्वेश्चन होगा। तो आपको बस वही करना है जैसा मैंने कहा, राइट आंसर के साथ अपना नाम और ईमेल एड्रेस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। सो टुडे वी विल बी सॉल्विंग द रूम डीएनएस इन डिटेल्स। तो पहले जो होता है, लेट्स गो टू सर्च एंड टाइप डीएनएस एंड दिस वन। I'm extremely sorry. So पहला टास्क है व्हाट इज डीएनएस। द रीज़न आई चोज दिस रूम बिकॉज कल हम लोगों ने किया था HTTP। तो कल हम लोगों ने ये सीखा था कि हम लोग का ब्राउज़र से हम लोग वेब सर्वर में कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे कोड आता है, कैसे एक वेबसाइट हम लोग के कंप्यूटर पे लोड होता है। तो ये उसका नेक्स्ट स्टेप ही है DNS, कि हम लोग का जो रिक्वेस्ट है वो किस सर्वर पे जाएगा, वो हम लोग का ब्राउज़र डिसाइड कैसे करता है। कल का अगर आप लोगों ने लाइव सेशन देखा होगा, अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और नहीं देखा, और जिन्होंने देखा है तो उन लोग को तो पता ही होगा, कल मैंने डीएनएस इस टर्म का बहुत बार यूज़ किया था। तो कल मैंने एक जस्ट शॉर्ट में बोला था कि व्हाट इज़ डीएनएस, व्हाट इट्स पर्पस। तो आज हम लोग उसको ही डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही वेब को हम लोग को समझना पड़ेगा। हैकर बनने के लिए सबसे पहले वेब नेटवर्क सारी चीज़ें काम कर सकते हैं, ये समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी विल गो स्टेप बाय स्टेप। कल हम लोगों ने वो किया HTTP, आज हम लोग उसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे डीएनएस। डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। ये याद रखना, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको फुल फॉर्म में बोलते हैं डोमेन नेम सर्वर। ये सर्वर नहीं है, ये है डोमेन नेम सिस्टम। Provides a simple way for us to communicate with devices on the internet without remembering complex number. Much like every house has a unique address for sending mail directly to it, every computer on the internet has its own unique address to communicate with it, called an IP address. An IP address looks like the following: 104.26.10.229. Four sets of digits ranging from 0 to 255 separated by a period. Period matlab full stop. When you want to visit a website, it's not exactly convenient to remember this complicated set of numbers, and that's where DNS can help. So instead of remembering
द IP एड्रेस you can remember the try hack me instead. सो क्या सिस्टम क्या है, हम लोग का ह्यूमन नेचर जो है हम सबको इंडिविजुअली नाम से जानते हैं। कंप्यूटर के मामले में दे रिमेंबर ईच अदर विद अ यूनिक कोड विच इज कॉल्ड द IP एड्रेस। सो ह्यूमंस के लिए IP एड्रेस रिमेंबर करना बहुत मुश्किल है। अब अगर याद तो बहुत ही मुश्किल होगा, अगर मुझे ट्राईहैक में की वेबसाइट में जाना है और मुझे अगर ये IP एड्रेस याद रखना है तो मैं कितनों का IP एड्रेस याद रखूँगा, इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट। सो उन लोगों ने एक कॉमन सिस्टम बनाया, एक लॉग टाइप का सिस्टम, जिसमें हम लोग अगर दो वेबसाइट का नाम देते हैं तो ये उसके साथ जो एसोसिएटेड IP एड्रेस है वो हम लोग को प्रोवाइड करता है। फिर हम लोग उस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। मतलब कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं IP एड्रेस से, लेकिन हम लोग कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं डोमेन नेम से। व्हाट डज DNS स्टैंड फॉर? तो पहले ज्वाइन कर लेते हैं, सॉरी ये मैं भूल गया था, ज्वाइन दिस रूम। ओके, तो DNS स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम। सबमिट। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे google.com है, bbc.co.uk है, linux.org है, tryhackme.com है। तो यहाँ पे इसका IP एड्रेस दिया हुआ है। इन सब के भी अलग अलग IP हैं, हर वेबसाइट का अलग IP होता है। IP दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैटिक IP और एक होता है डायनेमिक IP। मैं कुछ टर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे, लेकिन वो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं होते, तो लेकिन अगर इंपॉर्टेंट समझने के लिए कॉन्सेप्ट को मैं वो बता दूंगा क्या होता है, ताकि आपको भी समझने में ईजी हो जाए। तो अभी फ़िलहाल ये जो है ये ट्राईहैकमी का स्टैटिक IP है। डायनेमिक IP के मामले में क्या होता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, वो आएगा रिकॉर्ड टाइप पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। So let's go to the second task, that is domain hierarchy. ये है डॉट, इसको बोलते हैं रूट डोमेन। फिर आता है .edu, .com, .gov, .mil, इसको बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन। सेकेंड लेवल डोमेन आता है जो ये आता है ट्राईहैकमी। ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल है गूगल, USA, नासा, आर्मी। तो ये हम लोग का होता है सेकेंड लेवल डोमेन। अब जैसे जैसे बढ़ता रहता है वैसे वैसे ये थर्ड लेवल डोमेन होता है, फिर फोर्थ लेवल डोमेन होता है। जैसे अगर एक वेबसाइट है A.B.com, तो यहाँ पे जो .com है वो हम लोग का होगा टॉप लेवल डोमेन, B हम लोग का होगा सेकेंड लेवल डोमेन, A होगा हम लोग का थर्ड लेवल डोमेन। ऐसे ऐसे जैसे जैसे आगे लगता रहता है वो बढ़ता रहता है। TLD, TLD इज द मोस्ट राइट हैंडेड पार्ट ऑफ अ डोमेन नेम। इसको एग्जांपल लेते हैं, तो ये हम लोग का क्या है tryhackme.com। तो ये जो .com है ये होता है वो होता है टॉप लेवल डोमेन, राइट हैंडेड मोस्ट पाथ है। ये ये तो पाथ है, इसको हम नहीं लेंगे, ये अलग चीज़ है। ये होता है हम लोग का डोमेन नेम। अभी हम लोग वो URL नहीं पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था कि URL के कितने पार्ट होते हैं, और अब हम ये देख रहे हैं डोमेन नेम के क्या पार्ट होता है। डोमेन नेम में ये सब नहीं आता है। उसमें देखा था आपने एक पार्ट था, पोर्शन था जिसको बोला जाता है डोमेन नेम। तो हम लोग आज सिर्फ डोमेन नेम पे स्पेसिफिक देखेंगे कि डोमेन नेम के कितने पार्ट होते हैं। तो ये जैसा मैंने बताया, ये .com ये हो गया टॉप लेवल, और ये ट्राईहैकमी ये हो गया आपका सेकेंड लेवल डोमेन। तो हम लोग पढ़ते हैं टॉप लेवल डोमेन क्या होता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ टॉप TLD, GTLD generic top level, and CCTLD country code top level domain. Historically, a GTLD was meant to tell the users the domain name's purpose. For example, a .com would be for commercial purposes, .org for an organization, .edu for education, and .gov for government. ये आज भी यूज़ होता है ऐसे सिस्टम। जैसे कि हम लोग को पता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट है उसके एंड में होता है क्या .org, गवर्नमेंट वेबसाइट होता है तो .gov। ऐसे अगर किसी वेबसाइट का कमर्शियल वेबसाइट या कोई स्टैटिक वेबसाइट उसका लास्ट में क्या होता है .com या .in। And the CCTLD was used for geographical purposes, for example .ca for sites based in Canada, .co.uk। तो ये क्या हुआ, यूके, ये होता है कंट्री कोड के लिए यूज होता है। तो यूके, तो जैसे कि आपने इंडियन गवर्नमेंट के वेबसाइट में देखा होगा कि .gov.in, तो .in का मतलब क्या होता है, वो इंडिया स्पेसिफिक है, तो इसलिए उसको बोलते हैं CCTLD।
अब नेक्स्ट आता है ये वाला, ड्यू टू सच डिमांड्स देयर इज एन इन्फ्लक्स ऑफ न्यू GTLDs रेंजिंग फ्रॉम .online .club। अभी तो बहुत सारे नए नए आ गए हैं, तो और भी आते रहेंगे। फॉर फुल लिस्ट ऑफ ओवर 2000 TLDs क्लिक है, हम लोग जाके एक बार देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे आपको पूरा वो लिस्ट दे दिया है, AAA ARP, ये सब डॉट के बाद लगने वाले वो है TLDs है। हम लोग को लगता था सिर्फ .com ही होता है, लेकिन नहीं, 2000 से भी ज़्यादा होता है TLDs। फिलहाल अभी इसका कोई काम नहीं है, लेट मी जस्ट क्लोज इट। सो द नेक्स्ट वन इज सेकेंड लेवल डोमेन। Taking tryhackme.com as an example, the .com part is the TLD, as I said you earlier, and the tryhackme is the second level domain. Where registering a domain name, the second level domain is limited to 63 characters plus the TLD and can only use A to Z 0 to 9 and hyphens, cannot start or end them with hyphens or have consecutive hyphens. So ये जो डोमेन नेम हम लोग जब खरीदते हैं, आपने सुना होगा GoDaddy, फिर होता है और भी बहुत सारे, GoDaddy था और एक याद नहीं आ रहा मुझे नाम, और भी कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप लोग जाके गूगल से भी आप खरीद सकते हैं। गूगल का भी एक ऑथराइज रजिस्ट्रार है जहाँ पे आप जाके डोमेन नेम खरीद सकते हैं। हाँ याद है, ब्लू होस्ट। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग डोमेन नेम बेचते हैं। तो एक बार डोमेन नेम बिक गया तो वो पर्टिकुलरली उस पर्सन का जो खरीदता है उसका हो जाता है। अब इस डोमेन नेम में कुछ भी नहीं रख सकता। अगर कोई किसी ने कल सोचा कि मैं अपने डोमेन का नाम रखूंगा -123 स्टार ABC, ऐसा नहीं हो सकता। इसके सर्टेन क्राइटेरियाज हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। पहला क्राइटेरिया क्या है, इट मस्ट बी अंडर 63 कैरेक्टर्स प्लस वो आएगा .com या .gov, आपका जो भी TLD है, टॉप लेवल डोमेन, एंड कैन ऑल्सो यूज A to Z 0 to 9 एंड हाइफन्स। मतलब हम लोग कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते, एम% साइन यूज़ नहीं कर सकते। अब कुछ लोग बोलेंगे तो यहाँ पे तो स्लैश है, तो ये डोमेन नहीं है। ये हम लोग का डोमेन, हम लोग का सिर्फ ये है, सिर्फ ये पार्ट डोमेन है। जैसे कि कल के मैंने टास्क में बोला था कि डोमेन क्या मतलब URL का था, ये तो पूरा एक URL है। इसमें आप प्रोटोकॉल भी देख सकते हैं और रूम देख सकते हैं, ये तो पाथ है। डोमेन सिर्फ इतना है, tryhackme.com। होप आई एम क्लियर। सो आते हैं सब डोमेन पे। अब सब डोमेन क्या होते हैं, अ सब डोमेन सिट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेकेंड लेवल डोमेन यूजिंग अ पीरियड टू सेपरेट इट। फॉर एग्जाम्पल इन द नेम admin tryhackme.com, admin.tryhackme.com, the admin part is the subdomain। तो सब डोमेन क्या होता है, सब डोमेन भी, इसको हम लोग थर्ड लेवल डोमेन भी बोल सकते हैं। अ डोमेन हैज द सेम क्रिएशन, अगर सेम क्रिएशन सेम क्रिएशन रिस्ट्रिक्शन एज अ सेकेंड लेवल डोमेन, सेम होता है, कुछ उल्टा सीधा नाम या स्पेशल कैरेक्टर्स ऐसा कुछ नहीं रख सकते। एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है, कुछ रूल्स एंड क्राइटेरिया को फॉलो करके मुझे रखना पड़ेगा नाम। Being limited to 63 characters and can only use A to Z 0 to 9 and hyphens, cannot start or end with a hyphens, जैसे कि सेम है। You can use multiple subdomain splits with periods to create longer names such as jupiter.servers.tryhackme.com। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हम लोग का आ गया टॉप लेवल डोमेन, ये आ गया सेकेंड लेवल, ये थर्ड लेवल, और ये फोर्थ। लेकिन ये वाला पार्ट अगर हम यूनाइटेडली कंसिडर करें तो ये हम लोग का आ गया सब डोमेन। But the length must be kept to 253 characters or less. There is no limit in the number of subdomains you can create for your, तो हम लोग जितना चाहें उतना subdomains create कर सकते हैं। What is the maximum length of a subdomain? 63. Which of the following characters cannot be used in subdomain? So ये आता है 3B_hyphen, तो अंडरस्कोर हम लोग यूज नहीं कर सकते। What is the maximum length of a domain name? यहाँ पे हम लोग देखा 253। What type of TLD is .co.uk? तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे UK है, मतलब कंट्री कोड है, तो ये क्या होगा, CCTLD। अभी तो बहुत सारे TLD आ चुके हैं। नेक्स्ट वी कम टू रिकॉर्ड टाइप्स।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेस करके हम लोग हैकर्स लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। DNS isn't just for websites though, and multiple types of DNS record exist. We will go over some of the most common ones that you are likely to come across. A record. These records resolve to IPv4 addresses, for example this. अब क्या होता है, एक वेबसाइट का है abcd.com, उसका जो IPv4 एड्रेस उसके साथ जो एसोसिएटेड होगा उसका सिस्टम का, मतलब उसके सर्वर का जो IPv4 एड्रेस होगा वो रहता है आपका ए रिकॉर्ड। फिर आता है क्वाड ए रिकॉर्ड, मतलब 4 ए ए ए ए रिकॉर्ड। तो ये क्या करता है, हम लोग का IPv6 वाला जो एड्रेस है वो स्टोर कर रखता है। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है कि IPv4 और IPv6 क्या है तो मैं बता दूं, पहले जब इंटरनेट डेवलप आईपी का सिस्टम चालू हुआ था, मतलब जब नेटवर्किंग का कंसेप्ट हम लोगों ने डेवलप हुआ था, तब IPv4 थे। मतलब इतना ये बहुत कॉम्बिनेशंस बना सकता है, तो इतना कॉम्बिनेशंस हो जाता था। अब नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट हैज इंक्रीज टू सच अ नंबर that it is failing to provide an IP to everyone. So a new version of IP address assigning was developed, which was called the IPv6. यहाँ पे देखिए आप बहुत सारा 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है एक्चुअली, इसमें 8 पार्ट्स में होता है, और इसमें हम लोग देख सकते हैं अल्फ़ाबेट्स यूज होता है। तो ये एक मच वाइडर रेंज ऑफ आईपी है। तो आप तो हम लोग अब अभी के लिए तो ये भी काफ़ी है IPv6, लेकिन एक टाइम आएगा जब और भी हम लोग के सिस्टम कनेक्टेड हो जाएंगे इंटरनेट से, तब नया वर्जन भी आएगा शायद IPv8 या IPv7। तो ऐसे ऐसे जैसे नंबर ऑफ सिस्टम्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट बढ़ते रहेंगे, नए नए आईपी वर्जन आते रहेंगे, क्योंकि हम लोग को सबको आईपी प्रोवाइड करना है। अब आता है सी नेम, इसको कॉनोनिकल नेम भी बोलते हैं। दिस रिकॉर्ड रिजर्व टू अनदर डोमेन नेम। फॉर एग्जाम्पल, ट्राईहैगमीज ऑनलाइन शॉप हैज द सब डोमेन नेम store.trihackme.com, which returns a CNAME records shops.shopify.com. What another DNS request would then be made to shops.shopify.com to work out the IP address. यहाँ पे हम लोग का वो भी यूज़ होता है DDNS। अभी हम लोगों ने देखा DNS, एक और होता है DDNS, वो होता है डायनामिक डोमेन नेम सिस्टम। यहाँ पे याद है, इफ़ यू गाइस रिमेंबर, मैंने इस सेशन के स्टार्टिंग में ही बोला था दो टाइप के आईपी होते हैं, एक होता है स्टैटिक आईपी, एक होता है डायनामिक आईपी। अब स्टैटिक आईपी क्या होता है, जब हम लोग कनेक्टेड टू द इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तब हम लोग को हमारे आईएसपी से आईपी प्रोवाइड किया जाता है। अब आईएसपी क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब हम किस कंपनी का इंटरनेट सर्विस यूज़ कर रहे हैं। अगर जियो का है तो हम लोग का आईएसपी जियो है, अगर हम लोग एयरटेल यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग का आईएसपी एयरटेल है। तो ऐसे हम जिसका वो यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट सर्विस, वो हम लोग का आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो हम जब भी उस इंटरनेट से कनेक्ट कर उनके सर्विस से कनेक्ट करते हैं, वो हम लोग को एक आईपी असाइन करता है। तो अब कुछ स्टैटिक आईपी जो होता है वो चेंज नहीं होता है, उसके लिए हम लोग को आईएसपी को एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी देने से वो हम लोग को एक स्टैटिक आईपी दे देता है, मतलब हम लोग का लाइफ लॉन्ग वो सेम आईपी ही रहेगा। मैं जितनी बार सिस्टम बंद करके सिस्टम को रिकनेक्ट करूँ, मुझे सेम आईपी असाइन होगा। इट्स अ वेरी गुड बेनिफिशियल। तो इसको बोलते हैं स्टैटिक आईपी। तो इससे क्या होगा, मैंने अगर अपने सिस्टम को एक सर्वर बनाया और मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट होस्ट किया और फिर मैंने डीएनएस में अपना स्टैटिक आईपी दे दिया, तो क्या होगा, कोई भी अगर मेरे वेबसाइट को एक्सेस करना चाहेगा, वो अपने ब्राउज़र पे जाके मेरे वेबसाइट का नाम देगा, फिर उसका ब्राउज़र डीएनएस में जाएगा, डीएनएस में जाके वो देखेगा कि इस डोमेन नेम के साथ कौन सा आईपी है, तो मैंने जो अपलोड करके रखा है वो मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाएगा। फेयर एनफ। अब आते हैं हम लोग डायनामिक आईपी। डायनामिक आईपी क्या होता है, वो हम लोग का असाइन होता है डीएचसीपी प्रोटोकॉल की मदद से, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो इसमें क्या होता है, हम लोग जब भी सिस्टम से अपने आईएसपी से कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम को, हम लोग को एवरी टाइम एक न्यू आईपी मिलता है, मतलब रैंडम आईपी मिलता है। ऐसा फिक्स नहीं है कि हाँ एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है कि पर्टिकुलर एरिया में इस रेंज का ही आईपी मिलेगा,
वो है। लेकिन ये नहीं है कि जब भी मैं कनेक्ट करूँ, मेरे को पिछली बार जब कनेक्ट किया था सिस्टम को मैंने इंटरनेट से, मुझे जो आईपी मिलेगा इस बार में मैं कनेक्ट करूँ तो मुझे सेम आईपी मिलेगा। ऐसा नहीं होता, मेरा आईपी हर बार चेंज होता रहता है, और ये होता है फ्री वाला सर्विस में। तो इसको बोलते हैं डायनेमिक आईपी। तो अब इसका प्रॉब्लम हम लोग समझते हैं क्या होता है। सो अगर हमने अपने वेब सर्वर को, मैंने अपने डायनेमिक आईपी है मेरा, मैंने एक वेब सर्वर अपने सिस्टम पे चलाया, फिर अब डीएनएस पे भी मेरा डायनेमिक आईपी जो है मैंने अपलोड कर दिया, वेरी गुड। फिर अगर किसी ने एक्सेस करने की कोशिश की तो वो आएगा, मेरे सिस्टम का जो आईपी अपलोडेड है उस पर मेरा कनेक्शन रीडायरेक्ट कर देगा। और अगर मैंने अपने सिस्टम को बंद किया और रिस्टार्ट किया और मेरा आईपी चेंज हो गया, तब तब क्या होगा? तब तो वो जब आए, वो जब कोई और आएगा डीएनएस पे जाके मेरा डोमेन के साथ आईपी देखेगा, तब तो कोई मेरा और आईपी होगा, मतलब मेरा पहले जो आईपी था वो था, वो होगा वहाँ पे अपलोडेड ना। तो उसका डायरेक्शन कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि अगर वो आईपी किसी दूसरे सिस्टम में असाइंड है और उसने अपना वेब सर्वर नहीं चला के रखा है, तब तो आईपी गया, मतलब सॉरी रिक्वेस्ट गया, कहीं भी नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए डायनेमिक वेबसाइट्स मैक्स डायनेमिक आईपी में प्रॉब्लम होता है। तो वेबसाइट मैक्सिमम जो बड़े बड़े वेबसाइट है वो लोग मैक्सिमली यूज़ करते हैं स्टैटिक आईपी, और दे यूज डीडीएनएस, डायनेमिक होस्ट नेम सिस्टम। होप इतना तक क्लियर होगा। देखते हैं कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन है क्या। नो, नो क्वेश्चन। सो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब डीडीएनएस में क्या होता है, मेरा एक डायनेमिक आईपी है, तो मैंने एक डीडीएनएस का सर्विस का एक सर्विस प्रोवाइडर है जहाँ पे मैंने रजिस्टर करवाया। तो वो क्या करता है, वो भी मेरे को एक डोमेन नेम देता है, ठीक है। डोमेन नेम क्या होगा, तो अब जब भी मैं अपलोड अपना सिस्टम ऑन करूँगा और इंटरनेट से कनेक्ट होगा, तो उस डोमेन नेम के साथ जो मेरा आईपी करंटली एसोसिएटेड होगा वो कनेक्ट हो जाएगा। तो अब ये सोचिए कि डीडीएनएस वाला डोमेन अगर मैंने अपने डीएनएस में डाल दिया, तो मैं अपने डायनेमिक आईपी से भी अपना वेब सर्वर चला सकता हूँ, क्योंकि जितना बार मेरा वो चेंज होगा, डायनेमिक आईपी चेंज होगा, मेरे डीडीएनएस वाले डोमेन पे भी मेरा आईपी चेंज हो जाएगा। तब वो डीएनएस बार बार मेरे को मेरे सिस्टम पे ही कनेक्शन रीडायरेक्ट करेगा। सो इट्स बिकम सिंपलियर। होप यू गाइज इट इज क्लियर टू ऑल। तो अब आता है एमएक्स रिकॉर्ड। These records resolve to the address of the server that handle the email of the domain you are querying. For example, an MX record response for tryhackme.com would look something like alt dot, जो भी है मैं इसको पूरा रीड नहीं कर रहा हूँ, google.com. These records also come with the priority flag. This tells the client in which order to try the servers. This is perfect for if the main server goes down and the email sends needs to be sent to the backup server. अब ये आते हैं एमएक्स रिकॉर्ड। अब एमएक्स रिकॉर्ड कहाँ पे यूज होता है, जब हम लोग ईमेल भेजते हैं। मेरा एक डोमेन है, मैं कौन सा किस गूगल का ईमेल सर्विस यूज़ करता हूँ, और कोई और है जो माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल सर्विस यूज़ करता है, जैसे कि आउटलुक। तो मुझे अगर भेजना है जीमेल से आउटलुक में, मेल चला जाता है, लेकिन कभी सोचा कैसे जाता है, दोनों अलग अलग हैं, कैसे पता चलेगा? तो जब भी मैं ईमेल भेजता हूँ, मेरा ईमेल एड्रेस जो है उसका जो लास्ट वाला @ के पार्ट बाद होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग डोमेन। google.com, outlook.com, hotmail.com, वो हम लोग का मेल का डोमेन है। तो मैंने गूगल से एक मेल, अपने मेल आईडी से, मैं गूगल का मेल आईडी यूज़ करता हूँ, मुझे मेल भेजना है आउटलुक में। तो मैंने मेल भेजा, तो मैंने जो सेंडर का मेल आईडी दिया था, उसमें जो डोमेन है वो डीएनएस में जाएगा, देखेगा कि ये जो आउटलुक का मेल है ये कौन से सिस्टम में रन कर रहा है, मतलब किसको कौन से सिस्टम में भेजना है। उसका जो आईपी होगा उसको बोलते हैं एमएक्स रिकॉर्ड, यानी कि मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड। तो ये काम आता है हम लोग का मेल सर्वर में काम आता है। TXT record. TXT records are free text fields where any text-based data can be stored. TXT records have multiple uses, but some common ones can be to list servers that have the authority
to send an email on behalf of the domain. They can also be used to verify ownership of the domain name with signing up third party. ये उतना कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे टेक्स्ट रिटन फॉर्मेट में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं डीएनएस रिकॉर्ड में। तो मेन हम लोग का जो काम होता है, हम लोग का एक हैकर परस्पेक्टिव से देखें तो ए रिकॉर्ड, क्वाड ए रिकॉर्ड, सी नेम, एमएक्स रिकॉर्ड, ये चार हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आंसर द questions below. What type of record would be used to advise where to send email? MX record. What type of record handles IPv6? WAD A. होप आप लोग को पता समझ में आएगा। और भी बहुत सारे के रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन मीडी यहाँ पे ये 5 दिए हुए हैं, और भी बहुत रिकॉर्ड्स होते हैं, आप चाहे तो गूगल करके वहाँ से सीख सकते हैं। मेकिंग अ रिक्वेस्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन यू मेक अ डीएनएस रिक्वेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब तक तो हमने पढ़ लिया कि डीएनएस क्या होता है, क्या ये फलाना ढिकाना। तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न कि क्या होता है जब हम लोग अपने ब्राउज़र पे या सर्च इंजन पे पकड़ते हैं। सर हम लोग ब्राउज़र से सर्च इंजन पे आ जाते हैं। सर्च इंजन पे हम लोग कुछ सर्च इंजन सॉरी ब्राउज़र से रहेगा। ब्राउज़र पे हम जब कुछ देते हैं तो कैसे क्या होता है। When you request a domain name, your computer first checks its local cache to see if you have previously looked up the address recently. If not, a request to your recursive DNS server will be made. ठीक है, पहला स्टेप हम लोग समझते हैं। ये मेरा सिस्टम है, मैंने ब्राउज़र में डाला, मुझे जाना है tryhackme.com पे। मेरा सिस्टम क्या करता है, अपने कैश में चेक करता है। कैश में चेक करता है कि क्या मैंने इस वेबसाइट को पहले विजिट किया था। अगर विजिट किया था तो इसमें ये रिक्वेस्ट कौन सा आईपी पे गया था। अगर मैंने रिक्वेस्ट नहीं किया था पहले और मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो मेरा जो होता है रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो जाता है मेरे रिकर्सिव सर्वर पे। अ रिकर्सिव डीएनएस सर्वर इज यूजुअली प्रोवाइडेड बाय और आईएसपी। ये हम लोग का आईएसपी का जो नेम सर्वर होता है उसको बोलते हैं रिकर्सिव सर्वर, या कुछ लोग रिजॉल्वर भी बोलते हैं। बट यू कैन ऑल्सो चूज योर ओन। ये हम लोग वहाँ पे जाके रिजॉल्व फाइल में resolve.conf फाइल में जाके हम लोग चेंज कर सकते हैं कि मुझे कौन सा रिकर्सिव डीएनएस यूज़ करना है। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग जब इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो उसमें हम लोग का डीएनएस में आ जाता है, वो आ जाता है अपना हमारा आईएसपी का। लेकिन अगर हम लोग को अपना गूगल भी अपना डीएनएस सर्वर चलाता है तो उसका भी आईपी है आई गेस 8.8.8.8, वो है उसका डीएनएस का आईपी। तो हम लोग अपना मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कस्टमाइज कि मुझे कौन सा डीएनएस यूज़ करना है। दिस सर्वर ऑल्सो हैज़ अ लोकल कैश ऑफ recently looked up domains. If your request is found locally, this is sent back to your computer and your request needs there. This is common for popular and heavily requested services such as Google, Facebook, Twitter. If your request cannot be found locally, a journey begins to find the correct answer, starting with the internet's root DNS server. तो अब हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे उन्होंने क्या समझाने की कोशिश की है, व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल। हम लोग के सिस्टम से जब उसको आईपी नहीं मिला, हम लोग के कैश फाइल में जब डोमेन का आईपी हम लोग को नहीं मिला, तब क्या होता है, हम लोग का रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो जाता है हमारे आईएसपी के डीएनएस सर्वर पे। वहाँ पे भी वो लोग अपना एक कैश फोल्डर रखता है जहाँ पे वो लोग प्रीवियसली विजिटेड, मतलब उस सर्वर पे जिन्होंने भी कनेक्ट किया है और जिस डोमेन को एक्सेस करने का रिक्वेस्ट किया है, उसका आईपी स्टोर्ड हो जाता है। वो लोग अपना एक कैश फाइल बना लेते हैं कि हाँ यहाँ पे ये रिक्वेस्ट आया था और इस डोमेन का ये आईपी है। तो अगर मैं जिस डोमेन को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर उसका आईपी उन लोगों को कैश फाइल में मिल गया तो वेल एंड गुड, वो लोग क्या करते हैं आई नेम सर्वर से वहाँ से ही मेरा जो रिक्वेस्ट है रिटर्न आ जाता है मेरे ब्राउज़र पे। फिर वो आईपी के साथ मेरा ब्राउज़र से रिक्वेस्ट निकल जाता है सर्वर के लिए। वेरी गुड। लेकिन अगर उसको आईएसपी के डोमेन नेम सर्वर में या रिकर्सिव डीएनएस सर्वर में आईपी नहीं मिला, तब क्या होता है, तब जो मेरा रिक्वेस्ट जो होता है वो फॉरवर्ड हो जाता है रूट डीएनएस सर्वर में। अब रूट डीएनएस सर्वर क्या होता है वो हम देखेंगे। The root servers act as the
एक्ट्स एज द डीएनएस बैकबोन ऑफ द इंटरनेट। ये मेन होता है, रूट डीएनएस सर्वर हम लोग का मेन होता है, अगर ये बंद हो गया तो डीएनएस काम खत्म हो जाएगा। द जॉब इज टू रिडायरेक्ट यू टू द करेक्ट टॉप लेवल डोमेन सर्वर। ये भी हम लोग को हमारे डोमेन का आईपी नहीं देता है, ये भी हम लोग को किसी जगह रिडायरेक्ट कर देता है हमारे रिक्वेस्ट को, कि आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्या होता है मैं आता हूँ बाद में, पहले पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ही है। डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वेस्ट, इफ फॉर एग्जाम्पल यू सेंट tryhackme.com, the root server will recognize the top level domain of .com and refer you to the correct TLD server that deals with the .com addresses. वेरी गुड। तो क्या होता है, तो रूट नेम सर्वर के पास मेरा रिक्वेस्ट किया tryhackme.com, तो ये मुझे tryhackme का आईपी नहीं देगा, ये मुझे उस सर्वर का आईपी देगा जहाँ पे मुझे, जहाँ जो ये .com रिलेटेड जितने भी डोमेन्स रजिस्टर्ड है उनका आईपी स्टोर्ड रखा है, ये मुझे वहाँ का आईपी देगा। उसको बोल, तो मुझे कहाँ का देगा, ऑथोरिटी नेम सर्वर का आईपी देगा। तो यहाँ से मुझे एक और भी आईपी मिला, तो मेरा रिक्वेस्ट फिर उस आईपी पे चला जाएगा, ऑथोरिटी नेम सर्वर पे। अब देखते हैं, सॉरी ऑथोरिटी नेम सर्वर गलत बोला, टीएलडी, टीएलडी सर्वर पे जाएगा, टॉप लेवल डोमेन, जो कि हैंडल करता है .com वाले डोमेन जितने भी रजिस्टर्ड हैं उसका आईपी। द टीएलडी सर्वर होल्ड्स रिकॉर्ड for where to come, for where to find the authoritative name server to answer the DNS request। अब TLD भी वो नहीं रखता है। अब TLD क्या करता है, TLD हम लोग को उस सर्वर का आईपी देता है जहाँ पे मुझे फाइनल मिलेगा आईपी अपने डोमेन का। TLD server holds records for where to find the authoritative server to answer the DNS request। The authoritative server is often also known as the name server for the domain। फॉर एग्जाम्पल द नेम सर्वर फॉर ट्राईहैकमी इज, यहाँ पे इन्होंने अपने दिया है ऑथोरेटिव नेम सर्वर का नाम, अपना वो दिया है, डोमेन दिया है, इसे हम लोग देख सकते हैं। यू विल ऑफन फाइंड मल्टीपल नेम सर्वर्स फॉर अ डोमेन नेम टू एक्ट एज अ बैकअप इन केस वन गॉन। तो एक डाउन हो जाता है तो एक और चालू रहता है। इसका मैं अभी आप लोग को प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा क्या कैसे होता है। एन ऑथोरेटिव डीएनएस सर्वर इज वेयर is is server that is responsible for storing the DNS record for a particular domain। तो यहाँ पे मुझे पता चलता है कि मेरे डोमेन का आईपी क्या है। ऑथोरेटिव नेम सर्वर एक्चुअली जो है हम लोग का वो स्टोर करके रखता है डोमेन का आईपी। पिछले वाले जो थे वो तो सिर्फ रिडायरेक्ट कर रहे थे हम लोग को, है ना, लेकिन ये हम लोग को एक्चुअल देता है आईपी। DNS record for a particular domain name and where any updates to your domain name DNS record would be made. Depending on the record type, the DNS record is then sent back to the recursive DNS server। यहाँ से ऑथोरिटी से वापस चला जाता है रिकर्सिव पे। Where a locally copy will be cached for future request। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने इतना जो जर्नी किया, इसका जो वो आईपी स्टोर कर लेता है ताकि फिर से ये जर्नी उसको ट्रैवल ना करना पड़े। DNS record all come with the TTL, time to leave value। This value is a number represented in second that the response should be saved for locally until you have to look it up again। Caching change saves on having to make a DNS request every time you communicate with the server। तो हम लोग एक, अगर पॉसिबल होता तो मैं देखता हूँ अगर कुछ अच्छा इसका डायग्राम मिल सके तो मैं देखता हूँ। इमेजेस, ओके, ठीक है। अब देखते क्या हो रहा है। ये हम लोग का डीएनएस का सिस्टम है, .com सर्वर, गिटहब सर्वर, ये बताता हूँ क्या हो रहा है। तो ये यहाँ पे जो डायग्राम है ये हम लोग का है रिकर्सिव सर्वर, जो मैंने वहाँ पे देखा था। तो ये है मेरा पीसी, तो मैंने यहाँ से डीएनएस का क्वेरी भेजा career.github.com। तो यहाँ पे गया, यहाँ पे इसको कैश में नहीं मिला तो इसने क्या किया, अपना रिक्वेस्ट फॉरवर्ड किया वहाँ पे रिकर्सिव डोमिनियन सर्वर पे, यहाँ भी नहीं मिला। तब ये क्या, इसने क्या किया, रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दिया रूट सर्वर। अब रूट यहाँ पे दिए स्टेप 1 है, तो DNS क्वेरी फॉर careers.github.com रूट सर्वर पे आया। अब रूट सर्वर से वापस इधर आएगा, क्या लेके आएगा, आई डोंट नो,
बट आई कैन गेट यू द डॉट कॉम डी एन एस सर्वर। ये हम लोग को वो बता देगा कि कौन सा सर्वर डॉट कॉम जो डॉट कॉम है, मतलब जिन डोमेन नेम का टी एल डी डॉट कॉम है, वो किस आईपी पे, वो किस सर्वर पे स्टोर है डीएनएस रिकॉर्ड। तो ये हम लोग को टॉप लेवल डोमेन सर्वर पे भेजेगा। तो ये आया डॉट कॉम सर्वर, ये टॉप लेवल है। अगर किसी वेबसाइट का एंड में डॉट इन होता तो हम लोग को डॉट इन वाला सर्वर में भेजता। अगर डॉट ओ आर जी होता तो डॉट ओ आर जी वाला सर्वर में भेजता। तो यहाँ पर क्योंकि हम लोग का रिक्वेस्ट में एंड में डॉट कॉम है, तो इसने क्या किया, हमारे रिक्वेस्ट को इधर आईपी भेजा कि यहाँ पे इसका डॉट कॉम वाला सर्वर है, आप यहाँ पे जाके पूछिए। तो यहाँ से इसने रिकर्सिव सर्वर ने फिर से इसको रिक्वेस्ट भेजा डॉट कॉम वाले सर्वर ने। अब डॉट कॉम वाला सर्वर क्या करता है, ये स्टोर करके रखता है कि इस डोमेन है, अच्छा ये डोमेन है, तो ये डोमेन का आईपी किस सर्वर पे स्टोर है। टीएलडी सर्वर ये काम करता है। टीएलडी हम लोग को वो नहीं देता है, डायरेक्ट डोमेन का आईपी नहीं देता है, वो हम लोग को इसका आईपी देता है कि अच्छा ये डोमेन है, इस डोमेन का आईपी कौन सा सर्वर पे स्टोर है। आई डोंट नो बट आई कैन गेट टू यू github.com DNS सर्वर। यहाँ से वापस गया, फिर ये रिकर्सिव ने यहाँ पे भेजा। अभी ये हम लोग ने जैसे देखा था ऑथोरेटिव नेम सर्वर, अब ये देखा अच्छा ये डोमेन है, तो इसका तो मेरे पास है आईपी, तो मैं दे देता हूँ आपको, ये लो आईपी दे दिया, और रिक्वेस्ट वापस आ गया रिजॉल्वर के पास या रिकर्सिव डोमेन नेम सर्वर के पास। अब ये क्या करता है, रिकर्सिव जो सर्वर है वो यहाँ पे अपना एक कैश फाइल बना लेता है कि अच्छा ये आईपी था, मुझे इसके लिए इतना घूमना पड़ा, तो मुझे बार बार ये पाथ ट्रैवल ना करना पड़े, इसके लिए मैं काम करता हूँ, ये आईपी है, इसका ये आईपी है, और इसके साथ ये डोमेन नेम एसोसिएटेड है, मैं अपने एक फाइल में सेव कर लेता हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई आए तो मैं डायरेक्ट कर सकूँ। फिर ये वापस वो आईपी हमारे सिस्टम को भेज देता है, फिर हमारा ब्राउज़र जो होता है उस आईपी पे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देता है हम लोग का जो रिक्वेस्ट है। तो ऐसे पूरा वो काम कर रहा है डीएनएस। वापस आ जाते हैं। व्हाट फील्ड स्पेसिफाइज हाउ लॉन्ग अ डीएनएस रिकॉर्ड शुड बी कैश्ड फॉर, टीटीएल। हम लोगों ने अभी देखा टाइम टू लिव। क्या होता है टाइम टू लिव, ये एक पर्टिकुलर टाइम अलॉटेड होता है कैश फाइल में कि अगर इस टाइम के बाद ये हटा दो, ये अब स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, इस पे कुछ तो इतना ज़्यादा रिकॉर्ड आ नहीं रहा है। जितनी बार हम लोग उस डोमेन का रिक्वेस्ट भेजेंगे उसका कैश रिन्यू होता रहेगा, मतलब टाइम टू लिव रिन्यू होता रहेगा। तो और अगर बहुत टाइम से उसके पे कोई रिक्वेस्ट आ नहीं रहा है तो उसका टाइम टू लिव खत्म हो जाएगा, वो क्या होगा वहाँ से रिजॉल्वर के कैच फाइल से ऑटोमेटिक हट जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ डीएनएस सर्वर इज यूजुअली प्रोवाइडेड बाय आईएसपी, इसको बोलते हैं रिकर्सिव। What type of server holds all the record for a domain? Authoritative। जैसे कि मैंने बताया कि ऑथोरेटिव डीएनएस सर्वर जो होता है वो लास्ट होता है, उसके पास डोमेन का वो होता है आईपी। सॉरी नेम सर्वर नहीं लिखना था, सॉरी स्पेलिंग गलत लिखा, सॉरी स्पेलिंग, सॉरी फॉर माई इंग्लिश। ना क्या स्पेलिंग गलत है। हो गया। सो हम लोग का ये वाला रूम भी खत्म हो गया। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल पे। प्रैक्टिकल क्या है देखते हैं। Using the website on the right, we can build requests to make DNS queries and view the results. The website will also show you the command you need to run on your computer if you wish to make the request yourself. हम लोग देखते हैं क्या है view site. Okay. What is the C name of shop.website.khm? तो यहाँ पे हम लोग DNS का टाइप देते हैं, हम लोग को चाहिए C नेम। डोमेन सब डोमेन क्या है इसका, सब डोमेन हम लोग देख लेते हैं। सब डोमेन शॉप डॉट वेब शॉप डॉट ओके। यहाँ पे देखिए ये डोमेन है ऑलरेडी, ठीक है वेबसाइट। अब ये मांगते हैं सिर्फ सब डोमेन, तो सब डोमेन यहाँ पे क्या है सिर्फ शॉप, ये है सब डोमेन।
सेंड रिक्वेस्ट, तो मुझे ये मिल गया एड्रेस। हम लोग को यही चाहिए था, सर्वर का एड्रेस। और ये क्या मांग रहा है, आंसर फॉर्मेट। तो ये होगा हम लोग का वो कैनोनिकल नेम, शॉप THM का ये है कैनोनिकल नेम, सी नेम। जैसे कि मैंने बोला कि DDNS काम आता है, या फिर कभी अगर किसी वेबसाइट को फिर वहाँ से भी रीडायरेक्ट करना हो तो दूसरे डोमेन नेम, सॉरी, कंट्रोल V, सबमिट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द TXT रिकॉर्ड ऑफ website.thm। तो यहाँ पे हम लोग चेंज कर देते हैं, हम लोग को TXT चाहिए, सब डोमेन कुछ है नहीं, तो हम लोग भेज देंगे। यहाँ पे गया, देख सकते हैं NS लुकअप कमांड गया। NS लुकअप एक लिनक्स का कमांड है जिससे हम लोग बोल सकते हैं, नेम सर्वर लुकअप बोलते हैं इसको। टाइप TXT रिकॉर्ड मांगा हम लोगों ने, यहाँ पे क्या था, ये फ्लैग था। तो यहाँ पे तो फ्लैग है लेकिन कुछ भी हो सकता है। और हम लोग NS लुकअप कर सकते हैं या DNS लुकअप जो भी हो सकता है हम लोग कर सकते हैं, ये कम्प्लीटली लीगल है, किसी भी वेबसाइट पे कर सकते हैं। क्योंकि ये कोई, हम लोग किसी भी वेबसाइट के इंटरनल कुछ जा नहीं रहे, जो पब्लिकली अवेलेबल डेटा है हम लोग उसी को देख रहे हैं कि अच्छा तो ये वेबसाइट है, इसका IP क्या है। मैं भी कुछ देर बाद दिखाऊंगा कि आपको मैनुअल भी अगर करना कभी करना हो किसी वेबसाइट का तो आप लोग कैसे कर सकते हैं। व्हाट इज द न्यूमेरिकल प्रायोरिटी फॉर द MX रिकॉर्ड। MX रिकॉर्ड सेंड DNS रिक्वेस्ट, ये आया। और इसका प्रायोरिटी क्या है देखते हैं। वेबसाइट नॉन ऑथोरेटिव नेम सर्वर, वेबसाइट 30, इसका प्रायोरिटी है 30। जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा उस पर पहले जाएगा, अगर वो फुल हो गया तो उसके बाद वाला जो प्रायोरिटी है उस पर जाएगा वेबसाइट सर रिक्वेस्ट। व्हाट इज द IP एड्रेस फॉर द A रिकॉर्ड ऑफ www.website.thm। ये सिंपल होगा क्योंकि हम लोग को इससे इसका IP मिलने वाला है। ये है इसका IP 10.10.10। सबमिट। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम लोगों ने अपना रूम सॉल्व कर लिया। तो ये रूम भी सॉल्व हो गया। जैसा कि मैंने बोला था कि प्रैक्टिकल भी मैं दिखाने वाला हूँ क्या होता है। तो हम लोग को अगर किसी भी वेबसाइट का IP निकालना है तो हम लोग ये कर सकते हैं, NS लुकअप, और ये वेबसाइट का नाम दे देंगे तो ये हम लोग को ये दे देगा, इसका IP दे देगा। और अगर हम लोग को एक और मेथड है, वो होगा हम लोग जा सकते हैं who.is वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पे जाके, सॉरी ये नहीं होगा, हाँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे को IP डालना होगा, IP नहीं सॉरी, किसी कोई डोमेन नेम डाल देंगे। ये मुझे सारा डिटेल दे देगा। ये देखिए, इन लोगों ने किससे ये डोमेन नेम खरीदा था, namecheap.com। ठीक है, ये इनका डोमेन एक्सपायर कब होने वाला है, सब डिटेल्स मिल जाएगा। इन लोग का नेम सर्वर क्या है ये मिल जाएगा। अब DNS रिकॉर्ड चेक करेंगे हम लोग, तो ये देखिए हम लोग जैसे बोल रहे थे ना, A रिकॉर्ड, क्वाड A रिकॉर्ड, ये देखिए ट्राई का A रिकॉर्ड होता है, ये है, ये इसका IP है, इसका सर्वर का जो है वो IP है। और ये सब बैकअप सर्वर है ताकि अगर ये कभी डाउन हो जाए तो ये भी काम आ सके, ये डाउन हो जाए तो ये आएगा। और ये है आपका वो IPv6 का क्वाड A, ये इसका मेल सर्वर का है। अगर किसी भी वेबसाइट का निकालना हो तो आप ऐसे भी who.is में जाके DNS रिकॉर्ड चेक करके निकाल सकते हैं, या फिर लिनक्स सिस्टम में जाके NS लुकअप करके भी निकाल सकते हैं वेबसाइट का IP। अब आपको लगेगा कि मुझे क्यों करना है, IP निकालना है वेबसाइट का। तो ये कभी कभी हम लोग के हैकिंग में काम आता है। तो वो क्यों काम आता है वो हम लोग आगे जान के, आगे जब सेशंस करेंगे तब हम लोग सीखेंगे। सो आज का जो क्वेश्चन रहेगा वाउचर जीतने के लिए, तो वो रहेगा कि सी नेम का, मैंने एक और नेम बोला था कि सी नेम को ये भी बोला जाता है, उसका फुल फॉर्म मैंने बोला था।
कि उसको ये भी बोला जाता है, उसका सी से हिंट दे देता हूँ, वो वर्ड भी सी से ही चालू होता है। तो आपको बोलना पड़ेगा सी नेम का फुल फॉर्म एक वर्जन है, वो क्या है। कमेंट में जाके लिखो और अपना नाम और मेल आईडी दे दो, ताकि तुमको भी मौका मिल सके एक मंथ 1 मंथ फ्री वाउचर फॉर ट्राई हैक मी प्रीमियम। सो आज के लिए इतना ही करते हैं। See you guys tomorrow again at 7 p.m. with a new room and full of Josh. So bye bye.